नमस्कार दर्शकों, आज बड़ी खबर जो आ रही है, आतंकवादियों के दुस्साहस ने एक बार फिर कश्मीर का छीना छलनी कर दिया है। एक बार फिर कश्मीर पर आंख उठाई गई है। एक बार फिर कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदू टारगेट किए गए हैं। एक बार फिर पर्यटकों पर निशाना बनाकर कश्मीरी घाटी को भारत से काटने का मंसूबा पाला गया है। एक बार फिर कश्मीर में भारत को ललकार दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के बैसरन में आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 24 पर्यटकों की मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों के शामिल होने का भी अंदेशा है। मृतकों में शिवमोगा के मंजुनाथ राव शामिल हैं, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां गए थे। 5 पर्यटक गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले का जायजा लेने वहां निकल चुके हैं। जाने से पहले यहां दिल्ली में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी। उनके साथ इस वक्त श्रीनगर जाने के लिए साथ एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं वो भी उनके साथ गए हैं और कुछ ही देर में अब श्रीनगर में वो पहुंचने वाले हैं और सीधे राजभवन की तरफ बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। पहलगाम के लिए निकलने से पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिव्यू मीटिंग की और सऊदी अरब के जेद्दा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि घृणित करतूत करने वालों का हिसाब होगा, वो छोड़े नहीं जाएंगे। उनका अमंगल करने वाला एजेंडा सफल नहीं होगा। अमित शाह ने भी एक्स पर अपने बयान में कहा है कि आतंक की कायराना करतूत में शामिल लोग छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम परिणामों वाली कार्रवाई होगी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2025 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर यह पहला हमला है, यानी आतंक मुक्त हो रहे जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की कोशिश हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये हाल के वर्षों में सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला देखा जा रहा है। ये हमले ऐसे दिन हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा के दौरे पर हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ का फैल्कन स्क्वाड एक्टिव है, जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर रहा है। सवाल पब्लिक का है कि कश्मीर में सैलानियों पर ऐसे हमले के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, बदला कैसे लिया जाएगा, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इससे पहले कि हम सवालों के जवाब ढूंढे, हमारे साथ हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ भी जुड़ रहे हैं। पहले जाऊंगी जहां पहलगाम में सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल, ताजा खबर वहां से क्या बताई जा रही है? सुनने में आ रहा है कि कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। वहां पर इस तरह के आतंकवादियों का जंगल में छुपना एक नॉर्मल सा व्यवहार देखा जाता है। क्या इस वक्त वहां की तैयारी यहीं पर न्यूट्रलाइज करने की है? सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या है लेटेस्ट जानकारी? देखिए, सबसे पहले 1 और 2 बजे के बीच ये आतंकी हमला जो है पहलगाम के बैसरन वैली में हुआ। एक खूबसूरत वैली है जहां पर पर्यटक काफी संख्या में घूमने के लिए पहुंचते हैं और इस आतंकी हमले में 24 से 27 जो पर्यटक है उनको घायल कर दिया गया है, जिसमें बाद में 24 जो पर्यटक है उनकी मौत की खबर आ रही है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उसके तुरंत बाद सबसे पहले जो प्राथमिकता सुरक्षा बलों की थी वो था कि जो घायल पर्यटक है उनको जल्द से जल्द उस
पूरी वादी से रेस्क्यू किया जाए, उनको इवैक्यूएट किया जाए और उनको सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम पहुंचाया गया। उसके बाद जो है उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए भारतीय सेना ने श्रीनगर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया। और उसके तुरंत बाद दूसरी जो बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने अंजाम दी है और अंजाम दे रहे हैं वो आतंक विरोधी ऑपरेशन, जो उस पूरे इलाके को घेरे में लिया। और यहाँ ग्राउंड जीरो पे आप देख सकती हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो तैनात है। पहलगाम जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल सील किया गया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पर 2019 के बाद जो लश्कर तैयबा और जैश के जो आतंकी है वो जंगल वेयरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों में छुप जाते हैं, वहीं पर सेना की गाड़ियों का जो है उन पर अटैक करते हैं। और कश्मीर घाटी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है। उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं पर डर और खौफ फैलाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन 2000 जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद का ये बड़ा आतंकी हमला है जो निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया है। यहाँ ग्राउंड जीरो पर आप देखिए सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट्स कश्मीर में है, क्यूआरटी के नाम से जानी जाती है, वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि ये जो घने जंगल है इनके अंदर छुपे बैठे आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। अब पहलगाम के बारे में एक जरा ये भी जानकारी आपको देता चलूं कि इसका जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगल है, वो किश्तवाड़ और चिनाब वैली के जंगलों से जा मिलते हैं। यानी पहलगाम के पीछे आपका जो इलाका पड़ता है वो कुकरनाग है और कुकरनाग के बाद जो है इंशन, वर्डवन और किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है। तो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि ये आतंकवादी ग्रुप लश्कर तैयबा का वही ग्रुप हो सकता है जो किश्तवाड़ एरिया में एक्टिव है। और कई ऐसे पुरानी ट्रैक्स है जो 90 की दशक में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है या टेररिस्ट है उनका इस्तेमाल करते थे अपनी मूवमेंट के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जब पिछली बार जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पे आए थे, श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ यूनिफाइड हाई कमांड की बैठक हुई थी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और बाकी तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे और बाकी तमाम बड़े अधिकारी थे। और उन पे साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात बड़ी जोर देकर उनको कही थी कि एरिया डोमिनेशन को बढ़ाया जाने, यानी हर जगह अपनी उपस्थिति को बनाया जाए। क्योंकि जो पीओके या पाकिस्तान में हमने देखा हमास के टेररिस्ट जो है वो वहां पे आए थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा लश्कर तैयबा से जुड़े लोग जो टेरर हैंडलर्स है इकट्ठे वो बैठक कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं पर संकेत तो साफ मिल रहे थे कि हड़बड़ाहट में है ये आतंकी संगठन है, क्योंकि लोकल जो सपोर्ट है कश्मीर घाटी में वो कम होता जा रहा था। काफी कम युवा जो है कश्मीरी युवा वो आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे थे 2019 के बाद। और ये एक बड़ी जो है आप जो डिटेल्स हमें दे रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये जानना भी है कि जहां आप खड़े हैं वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी दूर पर हैं। पहले तो पूछूंगी कि आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जो वहां चल रहा है इसमें कोई पहले की इंटेलिजेंस थी? क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर भी आ रही है वो यही है कि 24 मृतकों की जो बात चल रही है ये नंबर आगे बढ़ सकता है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त, जिन्हें एक को स्किम्स अस्पताल में ले जाया गया है, 3 को जीएमसी अस्पताल अनंतनाग में ले जाया गया है। लेकिन साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ और नेशनल एडिटर अमित कुमार भी जुड़ रहे हैं। अमित कुमार, बड़ी बात इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उन्हें काउंटर करने के लिए जो कश्मीर के हालात सुधरे थे उसके बाद पाकिस्तान के लिए शायद ये जरूरी था कि एक तरीके से अपना टेरर अटैक किसी तरह करके यहाँ की जो शांति बहाल हुई है उसको कहीं ना कहीं शेकअप करे। मैं पूछना चाह रही हूं कि अमित शाह जी ने एक सिक्योरिटी रिव्यू किया दिल्ली में जाने से पहले और एक सिक्योरिटी रिव्यू अब श्रीनगर में होगा उनके पहुंचने के बाद। इस वक्त इस सिक्योरिटी में किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात की जो आतंकवाद को लेकर जो डर था जो कश्मीर के अंदर, जो देश भर के लोगों के अंदर कि श्रीनगर जो है वो सेफ जोन हो गया जहां पर आप आसानी से घूम सकते हैं, वो जो डर जो खत्म हुआ वही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था आतंकी को, आतंकी संगठनों को। जो डर एक बार पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि सैलानियों को निशाना
बनाया गया है। लेकिन जो रिव्यू मीटिंग हुई है जिसके बारे में आप बात करें नाविका जी, सबसे पहले अमित शाह ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए। पहला इंस्ट्रक्शन कि जो भी घायल है वहां पर उनको निकाला जाए, जो आसपास भी जो सैलानी है उनको सेफ जोन में लाया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया रेस्क्यू करने के लिए जो भी घायल थे, ताकि तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह का दूसरा इंस्ट्रक्शन फोर्सेस को यह भी था कि किसी भी तरीके से जो आतंकियों और आतंकवादियों ने ये इस हमले को अंजाम दिया वो बच के जाना नहीं चाहिए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि जंगल का और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो निकलना चाहे। तो जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें इन 2 चीजों पर फोकस किया गया था कि वहां पर हालात क्या है, उनको कैसे वहां पर पहले कंट्रोल करके, जो क्योंकि अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है 2 तरह के चल रहे हैं। आतंकियों को तो खोजा ही जा रहा है, लेकिन अभी भी फोर्स जो इस बात को देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो है जो घायल पड़े हों, जिन तक शायद वो नहीं पहुंच पाए हों। तो ये 2 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और अभी जाके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको लेकर बैठक होने वाली है। करीब 8 बजे के बाद उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं। तो ये फोकस एरिया है। और जिस बात का जिक्र सुहेल ने किया था कि अमित शाह ने पहले भी इस बात को किया है कि डोमिनेट करना उन एरियाओं में प्रेजेंस। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने कि श्रीनगर को छोड़कर अब आतंकी जंगल वॉरफेयर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जंगलों से निकलते हैं, हथियार गोली चलाते हैं, कारकेट को हम को निशाना बनाते हैं, फौजियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन सैलानियों को निशाना बनाना, क्योंकि जिन सैलानियों के भरोसे एक तरह से रोजी रोटी चलती है पूरे कश्मीर में, जो सबसे बड़े रोजगार का एक स्रोत है, उसको निशाना बनाने इसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। लेकिन आतंकियों का जो मुझे लगता है मनोबल 2019 के बाद 370 हटने के बाद जो टूटा है, वही नतीजा है कि बड़े स्तर पर यह हमले करने की साजिश की गई थी और जिसके लेकर अब अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे आतंकियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात अमित शाह कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको वो असर दिखेगा यहाँ पे। बिल्कुल अमित जी और साहिल जी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, मेजर गौरव आर्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, कमरुज़्ज़मा चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं, अमित रायना कश्मीरी पंडित और एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पूछूंगी आपसे मेजर गौरव आर्या, इस तरह का टेरर अटैक हमने बहुत सालों बाद देखा है। लगभग कश्मीर में शांति जिस तरह से बहाल हुई थी और 2019 के 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर को एक मुश्किल दौर से निकालकर नॉर्मलसी की तरफ लाया गया था, कहीं ना कहीं नापाक इरादे इन आतंकियों के यही थे कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़े कुछ आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर का जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 11% से ऊपर जा रहा था। जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.5 लाख के करीब पर कैपिटा इनकम थी। और जिस तरह से नौकरियां बहाल हो रही थी, स्कूल, कॉलेज, पिक्चर हॉल सब चल रहे थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एडेड जो आतंकी हैं इनके लिए तो नासूर होगा। जी नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का डेस्परेशन इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं और पाकिस्तान को बड़ा खटकता है कि जो मुस्लिम उम्मा का एक तरीके से एक द सेंटर ऑफ इस्लामिक बिलीफ सऊदी अरेबिया, मक्का, वहीं पे हरमैन शरीफ है ना, मक्का मदीना, वहां पे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को चीज बड़ी खटकती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा कंपैरिजन होता है कि किस तरीके से भारत के कश्मीर ने तरक्की कर दी और जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है वो छूट गया। वहां पे लोगों ने एहतजाज करा, लोग सड़क पे आए, पथराव हुआ फौज के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, ये हमने देखने को मिला है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को यह भी समझ में आ गया है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है। नाउ आप जानते हैं जाफर एक्सप्रेस में किस प्रकार से 3 बार अटैक हो चुके हैं। एक बार पहले अटैक हुआ था, फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्टेशन पे, अब फिर मजीद ब्रिगेड ने जो एक्शन करा 1 महीना पहले। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। चौथी बात जो है कि बिल्कुल सही बोला आपने कि 2019 के बाद 370-35 से हटने के बाद टेररिज्म का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खात्मा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेररिज्म है भी वहां पे, लेकिन काफी कम हो गई थी पहले से, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, ये सब। तो अपने लोगों का जो मोराल बढ़ाने के लिए, यहाँ पे अपने लोग यानी कि पाकिस्तान के अपने लोग यानी कि टेररिस्ट जो हैं, उनका मोराल बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बड़ा एक्शन कि हम लोग इररिलेवेंट नहीं है। वी आर स्टिल देयर। आई मीन वी मे बी लाइंग लो बट वी आर स्टिल देयर एंड वी कैन
टेक एन एक्शन नाउ। बिल्कुल ठीक पॉइंट है नाविका, आई एग्री विथ यू जो आपने बात बोली है ना कि सैलानियों के ऊपर अटैक नहीं हुआ कश्मीर में, कभी स्ट्रे बुलेट, कभी किसी की लग गई को पत्थर लग गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जानबूझ के टूरिस्ट्स पे अटैक करना, एंड माय सोर्सेज इन द वैली टेल मी दैट द काउंट हैज टच्ड 28 टच हो गया है, और जो हताहत हैं उनकी अभी वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि और लोग उसमें उनकी डेथ हो सकती है। 28 का फिगर है, मीडिया 24 का दिखा रहा है, मुझे 28 का पता लग रहा है। तो ये बातें हैं। मैं पता नहीं है डिस्कशन में, मुझे पता है अभी यहाँ पे राजनीतिक हैं और कोई पार्टीज की बात करेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया और कांग्रेस ने ये कर दिया, और ये चलेगा अभी, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी जो, और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो इसमें पोजीशनिंग है कश्मीर को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉ है, और 78 साल से आज की तारीख तक उसमें फ्लॉ रहा है, इवन टुडे, इवन 78 ईयर्स बैक। और फ्लॉ हमारा सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम रावलपिंडी से खड़ी की जा रही है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करते रहिए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। अभी अमित शाह जी ने बोला कि सबको ये कर देंगे, और वहां पे पुलिस चीफ ने और आर्मी वाले सब बोलेंगे आप मार दीजिए, वो तो मरने के लिए आए हैं, आप 1000 मार दीजिए, आप लाख मार दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है वॉर भी इतना आसान डिसीजन है कि आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दीजिए? कहने आजकल की दुनिया में क्या वॉर इतना सही ऑप्शन है? लेकिन मैं एक और सवाल आज उठाना चाहती हूं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आपने सुना होगा, मुनीर साहब। मुनीर साहब ने क्या कहा और आज जो पहलगाम में हुआ, पहले सुन लीजिए। Is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. उन्होंने कहा कि हम उनसे अलग हैं, हिंदू और मुसलमान अलग हैं, और उसके बाद आज इस आतंकी अटैक में वो महिला की आप रोती हुई आवाज सुनिए जो उसने कहा। और मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, आज जब अटैक हुआ आतंकियों का तो उन्होंने क्या कहा। एक बार सुनिए जब उन्होंने कहा कि पूछा ये मुस्लिम नहीं है, और फिर सुनिए। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर। मैं राकेश सिन्हा जी, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद इस तरह की घटना आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान परेशान था जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास की जो गति के कारण आम जम्मू कश्मीर का नागरिक जिस प्रकार से नई दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यक्रमों से जुड़ गया था। नाविका जी, मैं एक तुरंत का उदाहरण बताता हूं जो बहुत ही इस डिबेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रामनवमी के दिन मैं अनंतनाग गया था। अनंतनाग में 80 हिंदू परिवार रहते थे, सभी माइग्रेट कर गए थे, सबको भगा दिया गया था, सबके घर पे कब्जा कर लिया गया था। एक पार्वती जी यानी शिव पार्वती का एक मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया था। उमा देवी के मंदिर पहली बार बना और 35 साल बाद पहली बार पूजा हो मैं गया। वहां यह हालत थी कि कुछ मुसलमान आए थे सभा में, और मुसलमानों ने जो शब्द कहे मुझे आश्चर्य लगा। मीडिया थी और निश्चित रूप से कुछ पाकिस्तान के मोद तो रहे ही होंगे उसमें। उन्होंने कहा मोदी जी हमारे लिए भगवान है, जो विकास हो एक एक करके विकास गिनाते रहे। वो मंदिर परिसर में मीटिंग हो रही थी और उस मंदिर के लिए 3 मुसलमानों ने 1100, 2100, 50,000 रुपये डोनेशन दिया और कहते थे हम चाहते कश्मीरी पंडित यहाँ है। यह जो एक परिस्थिति का निर्माण हुआ उस पर उन्होंने आघात किस रूप में किया है, जो आपने डिबेट में, आपने इंट्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सैलानियों पर अटैक कर 4 करोड़
पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा, कश्मीर में 2023 और 24 में 23 और 24 में 4 करोड़ सैलानी गए, जिसमें 2 करोड़ करीब 51,24,000 तो गए 2023 में, और 2 करोड़ 35 लाख गए 24,000 गए इसमें 2024 में। इस 4 करोड़ सैलानियों के आने से आप वहां के जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, रोजगार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक तो दो ट्विन एक्टिव उनका स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के आतंकवादियों का है। एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपने देखा होगा 2024 में टनल के अंदर 7 माइग्रेंट वर्कर्स को मारा गया, जो बाहर से काम करने मजदूर आते हैं, विकास का काम ठप पड़ जाए। दूसरा, टूरिज्म बंद हो जाए। एक घटना घटती है और घटना ऑक्सीजन की तरह लोगों का होता है, वो फैल जाता है, लोग डर जाते हैं, फिर जाना बंद करते हैं। 1,20,000 विदेशी सैलानी कश्मीर में 2 साल में आए। ये पाकिस्तान का जो कायरतापूर्ण हरकत है और एक सोची समझी साजिश है कि इस अमन चैन, ये अटैक कश्मीर के लोगों पर है, ये भारत से ज्यादा कश्मीर के लोगों पर है, कश्मीर के मुसलमानों पर अटैक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है, वो हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान भारत के को एक हिंदू देश मानता है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। यह दिखाता है कि अब कश्मीर के जो मुसलमान हैं और कश्मीर की जो सरकार है उसको किस रूप में खड़ा होना होगा। और इस लड़ाई में जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष दिखाना होगा, एक तो पाकिस्तान जो कर रहा है, भारत की सरकार सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत की चर्चा तो पाकिस्तान के असेंबली में हो रही है, पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को सख्ते में डाल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अभी कटघरे में है। बलूचिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान की आर्मी ऐसा लग रहा है जैसे वो दब गई हो, आतंकवादी उस पर, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के नीचे पाकिस्तान की आर्मी का कुछ चल नहीं रहा है। तो ध्यान बटाने के लिए यह काम उन्होंने किया है, लेकिन जो भी कायराना हरकत किया है वो कश्मीर के विकास को रोकने के लिए किया है, लेकिन कश्मीर का इंटीग्रेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार कश्मीर गए, आप गूगल में सर्च करते रहिए, कोई साल नहीं रहा जब प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए। कभी दिवाली में गए, कभी सेना के पास गए, कभी बाढ़ के समय गए। गृह मंत्री जी कितनी बार, अमित शाह जी कश्मीर, अभी रामनवमी के अवसर के समय में अमित शाह जी जाकर 3 दिन कश्मीर में रहे। तो जम्मू कश्मीर को सिर्फ हम सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, विकास की दृष्टि से देखते रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, उस सरकार को सोचना होगा कि कहां पर कमजोरियां हैं, क्योंकि सेना की सीमित भूमिका होती है और सरकार की असीमित भूमिका होती है, जो स्थानीय सरकार है, चुनी हुई सरकार। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी बहुत चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, खास करके सिक्योरिटी के मामले में। मैं ताजा खबर इस वक्त बता दूं, देश के गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं और सीधा हवाई अड्डे से राजभवन, जहां बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, जहां पर ताजा जानकारी भी होगी और क्या सिक्योरिटी का प्लान है उसके बारे में भी तय होगा कि फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। वापस जाऊंगी अपने संवाददाताओं के पास और हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार के पास। अमित कुमार, कोई ताजा जानकारी के एजेंडा में क्या रहेगा जब ये मीटिंग शुरू होगी राजभवन में? नहीं, देखिए, अब सबसे पहले तो अभी जानकारी मिली है कि उनका जो जहाज है वो लैंड कर गया है, वो सीधा वहां से निकल के राजभवन जाने वाले हैं। लेकिन जो जानकारी कि अभी इसके बाद जो बैठक खत्म हुए भी, करीब जो लास्ट बैठक हुई थी जो दिल्ली में अमित शाह जब थे, करीब 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो इसके बाद सबसे पहले उनको अपडेट किया जाएगा जो वहां पर हालात जो है, कितने जो घायल थे, क्या उसमें से और कुछ हताहत हो गए हैं या फिर जो कंडीशन है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो वहां पे सीआरपीएफ होंगे, सीआरपीएफ के डीजी भी वहां पर होने वाले हैं, ये लोग ब्रीफ करेंगे उनको वहां के जो सिक्योरिटी जो सिचुएशंस है एंड जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि अभी मौजूदा हालात क्या है, किस जगह पर जो टेररिस्ट को स्पॉट किया गया है, नहीं किया गया है, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वहां पर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि रात अंधेरा हो चुका है, जंगल का इलाका है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्सेस किस तरह से वहां पर जो पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ करना है ताकि जो आतंकी है किसी भी सूरत पे भाग कर ना जा सके। तो पहला जो मुझे लगता है अमित शाह की जो मीटिंग होगी उसका जो सार या उस पर जो फोकस एरिया यही होगा
कि कैसे वहां पर एरिया को डोमिनेट करके उन आतंकियों को मार गिराया जाए। और इसके बाद मुझे लगता है कल एक दूसरी भी मीटिंग हो सकती है जिसमें वहां पे लोकल इंटेलिजेंस को लेकर अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे थे कि वहां पर हम लोग को इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, और खास करके लोकल इंटेलिजेंस को। इस तरह की इंटेलिजेंस तो मिलते हैं कि आतंकी वहां पर अंदर घुस गया, पर कहां पर हमला हो रहा है ये बहुत स्पेसिफिक जो इनपुट्स है ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहां पर एरिया डोमिनेशन की जो बात होती है और साथ साथ जो इनपुट्स, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स, इसको लेकर भी मुझे लगता है अमित शाह बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। ये तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोडा में, जहां कहा जा रहा है कि हिंदुओं की इस तरह से टारगेटिंग बंद करो। और हमारे साथ अमित रायना भी हैं, नीलोफर मसूद भी हैं। अमित रायना, जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं को टारगेट किया गया है, मैं पूछना चाहती हूं इसके पीछे आप क्या डिजाइन देखते हैं। एक खबर और इस वक्त बता दूं अपने दर्शकों को कि जो 5 लोग हमने कहा था गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ उनके डिटेल हमें मिल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ के गर्दन में गोली लगी है और कुछ के छाती पर भी गोलियां लगी हैं। तो गंभीर रूप से घायल ये लोग अस्पताल ले जाए गए हैं। उनकी इस वक्त वहां पर इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ ही समय में आपको अपडेट करेंगे कि क्या ताजा हालात वहां से हमें पता चलते हैं। लेकिन अमित रायना जी, देखिए 1999 में कारगिल हारने के बाद 9 महीने में जब बिल क्लिंटन भारत आए तो 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। पाकिस्तान ने साफ मैसेज भेजा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद करते रहेंगे। अभी आसिम मुनीर के बकवास के बाद, जिस समय जब भारत में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया है कि हम कश्मीर में आतंकवाद करते रहेंगे, जिहाद करते रहेंगे। अब मैं सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी हिंदुओं की लाशों के बाद आप इसे जिहाद का नाम देंगे? 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी आपने इसको जिहाद नहीं कहते हैं। आज 30 लोगों को उनके धर्म के नाम पर मार दिया गया। अगर उसने नाम नहीं बताया तो उसका पतलून उतार कर उसका धर्म जाना गया और उसे मार दिया गया। उसके बाद भी आप कहते हैं ये जिहाद नहीं है। आपने कौन सी दुनिया में, किस इतिहास में सीखा है, 1400 साल के इस्लाम के इतिहास में सीखा है कि प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी से जिहाद को लड़ा जा सकता है? आपके 5 साल की मेहनत आज एक दिन में खत्म कर दी गई। 5 साल की मेहनत एक दिन में खत्म कर दी गई, और वो इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि 5 साल से आप इस देश को मूर्ख बनाते रहते हैं कि कश्मीर में जिहाद नहीं हो रहा है, कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, कश्मीर में इकोनॉमी का इशू है, कश्मीर में कुछ और इशू है, मगर कश्मीर में जिहाद नहीं है। इस हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का निरंतर प्रहार होता जा रहा है। मुशीराबाद में आप आंखें बंद कर लेते हैं, बांग्लादेश में आप आंखें बंद कर लेते हैं, कश्मीर में आप आंखें बंद कर लेते हैं, और इसका नाम आप कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का इशू है, इकोनॉमी का इशू है। और आपको ये कहते हुए जरा से भी संकोच नहीं हुआ कि 30 हिंदू मारेगा, और आप कह रही है ये अटैक हिंदुओं पे नहीं हुआ, ये कश्मीरियों पे हुआ है, कश्मीरी मुसलमानों पे हुआ है। इससे लज्जा की बात नहीं हो सकती। मेरी सिर्फ यही विनती है सरकार से कि आप इसे जिहाद मानना शुरू करें और इसे टैकल करें। पाकिस्तान का पिछले 2 साल में जितने अटैक हुए उसमें 60% हिंदुओं की हत्या हुई है। रियासी में आपने 10 पिलग्रिम मारे गए, वो सब हिंदू थे। 41 उसमें जो घायल हुए वो भी हिंदू थे। जितने टेरर अटैक हुए उसमें 60% कैजुअलिटी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुओं की है। उसके बाद भी आप इसे जिहाद नहीं मान रहे, उसके बाद भी आप इसे गजवा हिंद नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे टैकल करना है। आप पाकिस्तान को इल्जाम दे सकते हैं, और बिल्कुल मैं मेजर आर्या की बात से सहमत हूं। जब तक पाकिस्तान है तब तक कश्मीर में निरंतर ऐसा होता रहेगा। वो फाउंटेन हेड है कश्मीर के जिहाद का, और आपको कुछ ना कुछ उसका इलाज करना पड़ेगा। अमित रायना जी, मैं आपकी संवेदना, आपका गुस्सा सब समझ पा रही हूं। आपने सहा है, आज नहीं, आपने 1990 के दशक से आप सह रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपको छोड़ना पड़ा था, और मैं समझ रही हूं, देश भी समझ रहा है। लेकिन हर देश के राह में एक समय ऐसा आता है जब फैसले लेने पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कड़े से कड़े फैसले लेने में कभी भी पीछे रही है। और इसको
इसको भी जरूर सरकार के जहन में ये बात होगी कि इसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे पूछें, मैं बताना चाहती हूं कि इस वक्त मृतकों की जो नंबर है वो बढ़कर 26 हो चुका है। 2 और गंभीर रूप से घायल जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये भी खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला कुछ ही समय में पहलगाम जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहिल सोहेल हमारे साथ हैं। साहिल, उमर अब्दुल्ला पहलगाम जाने वाले हैं। पूछना चाह रही हूं इस वक्त अस्पतालों में कितने घायल हैं और क्या ये जो नंबर इस वक्त 26 का आ रहा है इसके बढ़ने का अंदेशा भी है? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 5 जो बुरी तरह से गंभीर रूप से जो घायल पर्यटक थे उनका इलाज चल रहा था, उनमें से कुछ जो है उनको श्रीनगर के सिकिम्स में रेफर किया गया है। और जो 26 का आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह जो सोर्सेज है उनकी जानकारी, उनसे जानकारी मिल पा रही है कि ये नंबर जो है बढ़ सकता है। और जो तस्वीरें उस घटनास्थल से आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने किस तरह के से जो पहले इन पर्यटकों की जो डेड बॉडीज है उनको इकट्ठा किया, उसके बाद वहां से उनको वापस निकाल दिया गया। और जो कुछ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल पर्यटक थे उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर भेजा और उसके बाद जो डेड बॉडीज है उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पे जो घायल है उनसे भी वहां पे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में जो उच्च सत्र की बैठक होगी, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पे होंगे, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, नॉर्दर्न आर्मी कमांड और बड़े अधिकारी वहां पे रहेंगे। पहले ये ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है। उसके बाद प्लान सेकंड में उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाई मास्क जो फ्लड लाइट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन कैमरास के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो बाकी आधुनिक हथियार हमारी सेना के पास है, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास है, उनका इस्तेमाल करके पहली अब प्राथमिकता सुरक्षा बलों की यही है कि वो उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने पर्यटकों को जो है पहलगाम की बैसरन वैली में निशाना बनाया। फिलहाल जो ये नंबर है ये और बढ़ सकता है क्योंकि जो पहले में बताया पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर ये बैसरन वैली है। एक कनस्ट रोड जो है वो वहां पे मौजूद नहीं है। सिर्फ कुछ स्पेशल व्हीकल्स और जो सेना की गाड़ियां हैं वो चलती हैं। उसके साथ साथ जो अगर पर्यटक को जाना पड़ता है तो वो घोड़े के सहारे ही जाते हैं। इसीलिए कुछ समय जरूर लगा वहां पे पर्यटकों को वापस निकालने में। लेकिन अब जाके जो गंभीर रूप से घायल जो पर्यटक है उनको पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शिफ्ट किया गया था, उसके बाद श्रीनगर के सिकिम्स में उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो एक बड़ी नंबर है 25 मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी साहिल, क्योंकि इस वक्त जो पहली तस्वीरें जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं ये मंजूनाथ की हैं। मंजूनाथ जो अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ पहलगाम छुट्टी मनाने गए थे। ये शिवमोगा के रहने वाले हैं और शिवमोगा के रहने वाले मंजूनाथ अब नहीं रहे। आतंकियों ने गोलियों से भून दिया इन्हें। क्यों भूना? सिर्फ इसलिए कि शायद कश्मीर की जिस तरह से वहां माहौल था, जिस तरह से तरक्की हो रही थी, शायद पाकिस्तान और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए बस बेरहमी से मंजूनाथ को गोलियों से छलनी करके उनकी पत्नी के सामने जिस तरह से वाकया हुआ, मैं कुछ कह रहे हैं वो वीडियो में जो उनका बेटा शायद ले रहा है। सुनते हैं मंजूनाथ जी ने तब कश्मीर के बारे में क्या कहा। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है।
कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। छुट्टी मनाने गए थे नीलोफर मसूद ये लोग कश्मीर, पहलगाम में दल लेक, पहले श्रीनगर में दल लेक पर और आज पहलगाम में, और ये शायद आखिरी वीडियो है मंजुनाथ जी का। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे उनको जो कश्मीर को बिल्कुल शांत और बाकी समृद्ध राज्य मान रहे थे, जो टूरिस्ट वहां जा रहे थे। ये एक बार फिर आतंकियों ने डर का माहौल फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की है, जैसे कायर हरकत, जिससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को कभी भारत जीतने नहीं देगा, वो जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कायरता भरा जो इन्होंने अंजाम दिया है इस पूरे वाक़े को, आज उन्हें क्या कहेंगे? नाविका जी, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन कड़े शब्दों में इस टेरर अटैक की हम निंदा करें। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर अटैक है, बल्कि मुझे लगता है पूरे हमारे देश पर अटैक है। आप खुद जानती है कि हमारा देश कितनी कोशिश कर रहा है कि एक शांति की बहाली जम्मू कश्मीर में हो। और लास्ट मंथ अगर आपको याद होगा, जब माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर आए, तो उन्होंने कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है इसको क्रिपल कर दिया गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उस टेरर इकोसिस्टम को फिर से यहाँ पर एक नींव रखना, कोशिश करना कि वो शांति जो होनी चाहिए थी उसको बहाल न करने देने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी हुई है और हर मंथ हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेशन के बाद आपने देखा होगा कि जो जम्मू है, खासकर जम्मू जो पीर पंचाल एरियाज है, चाहे उसमें राजौरी, पुंछ, कठुआ, ऐसे एरियाज जहां पर कभी भी मुझे लगता है शायद 20-25 सालों से कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ था। कंटिन्यूअसली वहां पर टारगेट किलिंग करना, यहाँ की सालमियत पर नुकसान पहुंचाना, और साथ में आपने एक तो उस तरफ से अटैक है, और मुझे नहीं लगता है वो किसी भी शख्स का कोई मजहब हो सकता है जो मजहब के नाम पर किसी को मार डाले। तो उन लोगों का मजहब नहीं होता जो टेररिज्म में मुलवस है, क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है ये नहीं सिखाता कि आप अपने भाई, आप किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन का जो है, आप उसको नाम लेकर या नाम देकर उसकी जान ले ले। तो आज पूरा देश जो है रो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश थी उनकी कि जो टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है यहाँ पर, उस पर ये हमला है, हमारी डेवलपमेंट पर हमला है, हमारी टूरिज्म पर हमला है। तो आज कोई सियासत नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सियासत करनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे पास इस वक्त समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंजुनाथ राव की पत्नी पल्लवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना। ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? लेकिन नाविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे। तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा?
100 और आ पाकिस्तान जाएंगे, में 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूं कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है, और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूं, मैं आपका रिएक्शन देख रही हूं, कट गया उनका लाइन। लेकिन गौरव आर्या, मैं आम लोगों की बात कर रही हूं। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन 7 पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी फैसला, लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ।
जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका, मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग चुप, हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है गौरव आर्या जी, आप में, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा है, शायद पूरे देश के दिल में आज वही गुस्सा है, वही भाव है। हमें तय करना होगा। आज एक एक भारतीय वायलेटेड फील कर रहा है कि कोई भी कभी भी घुसकर इस तरह से करेगा तो क्या हम देखते रहेंगे। ये भाव हैं इस देश के, जरूर खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान। कब, कैसे, बस ये तय होना बाकी है। आज बस इतना ही। आज जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन खून बहा है तो गुस्सा है, और इसका बदला कभी ना कभी उनको चुकाना पड़ेगा।